नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश और बात एक ऐसे मसले की जो आपको यह बताएगा, पहले भी हम चर्चा कर चुके कि जब पॉलिटिकल पार्टीज पावर में होती हैं, सत्ता में होती है, तो उनकी तरक्की, आर्थिक तरक्की पार्टियों की किस कदर होती है। अगर कोई पार्टी सत्ता में है, तो मैं बड़ा दिलचस्प बात आपको बता रहा हूं, ये सब कुछ एडीआर के माध्यम से जानकारी निकली है, तो उसकी आमदनी में, पॉलिटिकल पार्टी की आमदनी में 40% का इजाफा होता है, 40% की बढ़ोतरी होती है। और जबकि आम आदमी की जो कमाई है, एक आम हिंदुस्तानी की जो कमाई है, वो घटकर 5.2% रह जाती है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ये पहले भी देखा गया है कि जब कुछ नेता, जब कुछ पार्टियां सत्ता में आती हैं, तो इतनी जबरदस्त तरीके से उनकी तरक्की होती है आर्थिक की, कोई सोच नहीं सकता। कई बार तो इंडिविजुअल नेताओं के केस में देखा गया है कि कैसे वो अगर किसी पद पर आसीन होते हैं, तो कभी कभी तो उनकी अपनी दौलत जो है वो 100-200 गुना बढ़ जाती है। अब इस पर मेरे कुछ बुनियादी सवाल है, मेरा पॉइंट है, मैं जरा उन सवालों को पहले आपके सामने रखूंगा कि सत्ताधारी पार्टियों की कमाई क्यों बढ़ जाती है। ऐसा क्या चमत्कार होता है कि जब वो सत्ताधारी हो जाती है तो उनकी कमाई बढ़ जाती है। मेरा दूसरा पॉइंट है, इसमें सबसे ज्यादा कमाई अज्ञात स्रोत से क्यों होती है। ऐसी कमाई सबसे ज्यादा क्यों नजर आती है जिसका कि सोर्स क्लियर ना हो, साफ ना हो। तीसरा मेरा पॉइंट है, क्या देश में चुनाव सुधार कभी लागू हो सकेगा, क्योंकि चुनाव सुधार के पीछे पार्टियों के खर्च और फंडिंग का सीधा रिश्ता है। तो इसके अलावा मेरा एक पॉइंट है, देश में स्टेट फंडिंग से चुनाव फिर क्या कभी मुमकिन हो पाएगा। चुनाव का माहौल चल रहा है, भूलिएगा मत। आप सोच रहे होंगे विज्ञान प्रकाश चुनाव की क्यों बात कर रहे हैं। कुछ राज्यों में इस वक्त, बहुत अहम राज्यों में चुनाव चल रहा है, इसलिए इन पॉइंट्स को जरा गौर से सुनिएगा। और एक और मेरा पॉइंट है, आय के स्रोतों का खुलासा करना कि ये पैसा कहां से आ रहा है, किससे डोनेशन मिली है, कौन आपको मदद कर रहा है, क्यों आपको मदद कर रहा है। एक ऐसे समय में जब पैनामा पेपर लीक से बहुत सारे लोग जो हैं, बड़े बड़े नाम, उनको अपनी सफाई देनी पड़ रही है, तो इनको नहीं समझ में आता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को, कि वो बताए कि ये स्रोत क्या है। इनको वो सीधे तौर पर इसका खुलासा क्यों नहीं करते। तो ये मेरे पॉइंट्स हैं, मैं लगातार इसको चर्चा के बीच में चलाता रहूंगा। जगदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब जानते हैं, आप लोग ये मेहनत करके एडीआर से ये जानकारियां इकट्ठी करते हैं, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मेघवाल साहब मौजूद हैं। अब क्लीन पॉलिटिक्स की, साफ सुथरी राजनीति की बड़ी दलील दी जाती है, बड़ी बात कही जाती है। ये कोई क्लीन पॉलिटिक्स का किसी भी दायरे से उदाहरण नहीं है। जगदीप चोपड़ा साहब, कभी भी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी फंडिंग के सोर्सेज बताएंगी? ये मैं क्या बताऊं। हाँ, ये तो मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आपने इतना उस पर आकलन किया है, रिसर्च किया है। पार्टियां ही बताएंगी। और ये अभी 23 मार्च 2016 को दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है, हाँ, कि 40 साल से ज्यादा हो गए। ये इस जजमेंट का पहला सेंटेंस है। हाँ, मोर देन 4 decades ago, while noting the distortions that large contributions of money made to political parties and candidates could bring about to the electoral process, the Supreme Court observed। दिल्ली हाई कोर्ट 26 मार्च 2016 के फैसले में पहला वाक्य है कि 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और आखिरी जो इसका वाक्य है वो ये है, कंसिडरिंग दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी and are dealing with large sums of public money, much of which is unaccounted, the proper auditing of the accounts of the political party is both imperative and critical to the conduct of free and fair elections. The above recommendations of the Law Commission of India should receive serious and urgent attention
at the hands of the executive and the legislature if money power should not be allowed to distort the conduct of free and fair elections. This will in turn infuse transparency and accountability into the functioning of the political parties, thereby strengthening and deepening democracy. अब 40 साल से तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, अब 23 मार्च को हाई कोर्ट ने फिर से कह दिया है। हाँ। अब इसके बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों में ट्रांसपेरेंसी कब आएगी? हाँ, तो ये तो मैं तो जवाब दे नहीं सकता। हाँ। मेघवाल साहब, आपसे सवाल पूछ सकता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज में, जैसे चोकर साहब ने कहा कि 40 साल से देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कह रही है, और ये पढ़कर दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट का एक हिस्सा, पहली लाइन बल्कि पढ़कर ये सुना रहे थे, तो फिर ये फंडिंग में पारदर्शिता कब आएगी या कभी भी नहीं आएगी? ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, हम इसे एक्सेप्ट कर ले। मेघवाल साहब। अभिज्ञान जी हमें आशावादी तो रहना ही चाहिए, लेकिन मेरा एक सुझाव है आपसे। हाँ। कि इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ा हुआ ये मसला है, इसमें पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग वाला विषय भी है। मैं ये नहीं मानता, इट इज इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि पैसा कहां से आ रहा है, सोर्स उसके क्या है, अज्ञात है या रसीद कट रही है क्या। मेरे हिसाब से जैसे भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ से अधिक के सदस्य हो गए, और हम कोशिश करते हैं ट्रांसपेरेंसी इसमें रखें और पैसा कहां से आ रहा है इसका स्रोत भी बताएं। और मेरा ये भी मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें थोड़ा एक्टिव रोल अदा करे, गवर्नमेंट भी अदा करे। हम भी चाहेंगे, देखिए हम जैसे लोग तो चाह रहे हैं बराबर कि जितना पैसा खर्च हो रहा है वो पता रहना चाहिए कहां से पैसा आया, कहां खर्च हो रहा है, ताकि इलेक्शन रिफॉर्म के माध्यम से ठीक कैंडिडेट भी चुन के आए हैं, और जो एडीआर या चोकर साहब जो काम कर रहे हैं वो उस उद्देश्य की भी पूर्ति हो। हम तो खुद ही चाह रहे हैं इस व्यवस्था को। इसलिए आप ये कहेंगे आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से आएगा। और अब तो पब्लिक भी अवेयर हो रही है। हमें समझाइए। नहीं, मैंने यही प्रश्न पूछा था चोकर साहब से, तो उन्होंने कहा वो कैसे बता सकते हैं। बात सही भाई, वो कैसे बता सकते हैं, आप बताइए कैसे आएगा। इस वक्त जो मेरे पास तमाम आंकड़े हैं, जो मैं पढ़ते हुए रास्ते से आ रहा था, तब उसके हिसाब से 2014-15 का जो आंकलन है उसमें 970.43 करोड़, यानी कि 970.43 करोड़ ये बीजेपी रूलिंग पार्टी की आर्थिक हैसियत है, जो 76.6%, 75% से ज्यादा है ऑफ टोटल इनकम ऑफ ऑल पार्टीज, यानी कि सारी पार्टियों की आय का 75% से ज्यादा हिस्सा यहां पर है। तो बीजेपी जो कि सत्ता में 2014 में आई, वो कहां पर खड़ी है, इसका ये उदाहरण है। अब या तो मैं ये मान लूं, इसमें ये क्लैरिफाई कर दूं, जी, इसमें कांग्रेस की इनकम नहीं है। कांग्रेस की इनकम नहीं, मैंने वाला उस पॉइंट पे, क्योंकि उन्होंने आपको दिया तो ये सारों की नहीं है। हाँ। अगर कांग्रेस की जोड़ते तो बीजेपी के 76 से थोड़ी कम हो जाती, लेकिन रहती अच्छी। लेकिन कांग्रेस की इनकम क्यों नहीं है, वो ये कांग्रेस जाने, ये कांग्रेस जाने। हाँ। तो कांग्रेस, आप ये भी देखिए, दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसने 10 साल राज किया है इस मुल्क में, वो ये जानकारी ही अब देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये जानकारी अब देने को तैयार नहीं है। तो मेघवाल साहब, ये तो बड़ी चमत्कारी टाइप के आंकड़े हैं ना, इतना तो आप मानेंगे? नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूं ना आपकी बात को अभिज्ञान जी, आपकी बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। ये लंबी एक बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए। हाँ। इस देश में मसल पावर, मनी पावर, ये लंबे समय से सब चलते आ रहे हैं, और इलेक्शन रिफॉर्म इसका होना चाहिए और जरूरी है। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं कि जो प्रेशर ग्रुप डेवलप हो रहे हैं अब जैसे जैसे इस देश में अलग अलग संगठन खड़े हुए हैं, ठीक लोग चुनाव लड़के आने चाहिए, मसल पावर हमें नहीं चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए, ये जो प्रेशर ग्रुप डेवलप हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। हाँ सर, मैं पार्लियामेंट में आएगा। देखिए, मैं आपको जल्दी जल्दी सवाल पूछता जाऊंगा। टोटल इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम अननोन सोर्सेज, राजनीतिक दलों की कमाई अज्ञात सोर्सेज से, अज्ञात सूत्रों से, वो इस वक्त है 685.36 करोड़ रुपया, जो कि 54% बनती है। और बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस का पॉइंट नॉट इंक्लूडेड इन दिस, 54% बनती है इन पार्टियों की आमदनी की।
तो तकरीबन चोकर साहब मैं सही कह रहा हूं, आप ही के आंकड़े पढ़ रहा हूं, आधे के करीब जो है वो अननोन सोर्सेस से है। मेघवाल साहब, ये बहुत सीरियस इशू है कि आधे के करीब, और कहीं इसमें कांग्रेस शामिल होती तो शायद ये आंकड़ा बढ़ ही जाता। पहले जब हमने शुरू में ये निकाला था जी, 5 साल की एवरेज जब शुरू में निकाली गई थी, आज से 2-3 साल पहले, तब 75 से 80% था अननोन सोर्सेस। हाँ, तब 75 से 80% था, ये जगदीप चोकर साहब कह रहे हैं, और अब ये 54% है सर। 50% से ज्यादा का जो फंडिंग है आज पॉलिटिकल पार्टीज की, वो अज्ञात सोर्सेस से आ रही है। तो साफ सुथरा फन राजनीति में ये सब कहां से आएगा? क्योंकि 50% तो वो लोग पैसा दे रहे हैं जिनके बारे में तो पार्टीज बता भी नहीं रही हैं और बता भी नहीं सकती शायद। फिर भी अभिज्ञान जी घटा तो है ही। फिर भी अभिज्ञान जी घटा तो है ही। मैं आशावादी हूं। हाँ। मैं चाह रहा हूं कि हम जल्दी कोई इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ा हुआ मसले का एक बिल लेके आएंगे। इसमें सारा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम और इस विषय पे हमारी कमेटी भी काम कर रही है। हाँ। लेकिन जितना प्रेशर, जैसे अभी प्रेशर एडीआर का भी पड़ रहा है, औरों का भी पड़ रहा है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि प्रेशर ग्रुप, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, फिर फीडबैक, फिर प्रेशर ग्रुप, इससे समस्या का समाधान तो होगा ही। अपन ऐसे कैसे मान लेंगे कि समस्या का समाधान नहीं होगा? और हम थोड़ा सही दिशा में बढ़ भी रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, हाँ, हमारी गति धीमी है, लेकिन हम सही दिशा में बढ़ भी रहे हैं। मैं कुछ कहूं? हाँ, प्लीज। हाँ, देखिए, हम इस गति हमारी धीमी है, हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। मेघवाल जी मुझे माफ करेंगे ये बात कहने से। CIC ने कहा कि 6 राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टियां RTI में आनी चाहिए। हाँ, मैं भी बस उसी पॉइंट पर आने वाला था जी। उसका फैसले का पालन 6 राष्ट्रीय पार्टियों ने नहीं किया। उनमें कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, NCP भी शामिल है, BSP भी शामिल है, CPI, CPM, 6 हो गई। अच्छा, फिर जब CIC ने लिख के दे दिया हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई आप ये CIC के फैसले को लागू करवा दो। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो पहला जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है वो यूनियन ऑफ इंडिया ने दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां RTI के अंडर नहीं आनी चाहिए। अब मेघवाल जी, गुस्ताखी माफ, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मेघवाल जी की ही पार्टी सरकार में है और वो सरकार को लीड कर रही है। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ। इसीलिए मुझे ये खतरा है कि हम इस दिशा में बढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो दिशा क्या है जिसमें बढ़ रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। मेघवाल जी, आप ही लोग कह रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि ये RTI के तहत नहीं आना चाहिए, तो फिर हम आपसे क्या उम्मीद करें इस सिस्टम को साफ करने की, क्लीन करने की? अभिज्ञान जी, हाँ, ये जब RTI वाला विषय 6 राष्ट्रीय पार्टियों के लिए आया था, हाँ, तब चौकर साहब और हम भी एक डिबेट पे थे, हम साथ साथ पैनल में थे, मुझे पता है इसका। हाँ। हमारा उस समय भी ये कहना था, आज भी ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियां ये RTI के दायरे में आनी चाहिए, हम भी मानते हैं। ये फंक्शनल कैसे होगा? अगर CIC या कोई और भी एजेंसी ये बता दे कि ऐसे फंक्शनल होगा, वी आर रेडी एक्सेप्ट इट, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट। जब आप कहते हैं कैसे फंक्शनल होगा, जरा मुझे नहीं, जब आप कहते हैं कैसे फंक्शनल होगा, जरा स्पष्ट करिए। फिर कैसे फंक्शनल होगा? मतलब RTI के दायरे में आना है, RTI के दायरे में आना। अगर कोई देश का नागरिक जानकारी चाहे तो आपको जानकारी हासिल करें। मैं कर रहा हूं। हाँ, बताइए सर। मैं कर रहा हूं। जैसे मैं राजस्थान से आता हूं। हाँ। राजस्थान में मान लो जैसलमेर या बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। वहां कोई मंडल अध्यक्ष हमारा है। हाँ। उसने कोई समोसे मंगाए, चाय मंगाई, कितना खर्चा हुआ साहब? ये फंक्शनल कैसे होगा? जरा मैं ये समझ में नहीं आ रहा हूं। हाँ। अगर कोई फंक्शनल का फॉर्मूला आ जाए ना तो हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इसका जवाब है। हाँ, ठीक है, आप कह रहे। एक मिनट, चोकर साहब आपको जवाब देना चाहते हैं इसका? हाँ, दीजिए सर। देखिए, अगर मेघवाल जी का फंक्शनल का मतलब ये है कि ये कैसे काम चलेगा, तो ये काम कैसे चलेगा वो तो जो लोग पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं वही बताएंगे कैसे पॉलिटिकल पार्टी चलेगी। हाँ। या तो वो पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए दूसरों को लगाएंगे तो फिर दूसरे बताएंगे। जो जब सरकार के ऊपर RTI लागू हुआ था तो सरकार ने ये नहीं पूछा था हम इसको कैसे चलाएंगे। जब पार्लियामेंट ने ये सर्वसम्मति से पास किया था कानून, सरकार ने सबको ये नहीं कहा था कि हम आपको बताएंगे इसको कैसे लागू करना है।
कानून संसद ने सर्वसम्मति से बनाया है, उसको लागू करना और उसको फंक्शनल करना पब्लिक अथॉरिटी का काम है। और पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने अंदर कैसे काम चलता है वो हमें बता दें तो शायद हम उन्हें बता दें कैसे चलेगा। अब वो पता तो हमें है नहीं कि क्या होता है, जब पता लगेगा क्या होता है तो सही बात है। मेघवाल जी, जैसे आपने अभी कहा कि ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस की बात नहीं होती कि समोसा चाय कार्यकर्ताओं को एक नेता ने अपने इलाके में पिलाया, ये बात नहीं होती। बड़े प्रश्न जो होते हैं, खर्चों के बड़े प्रश्न, आयोजनों के बड़े प्रश्न, विज्ञापनों के बड़े प्रश्न। एक मिनट, मैं जानना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर अभी हाल में एक बड़ा चुनाव हुआ बिहार का, हाल में कुछ और बड़े चुनाव आ रहे हैं जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज, चोकर साहब सुनिएगा, एंगेज कर रही हैं स्ट्रेटेजिस्ट, रणनीतिकार और एक्सपर्ट्स को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कौन से हिस्से से पैसा उन एक्सपर्ट्स को दिया जाएगा। देने से कोई एतराज नहीं, बिल्कुल सबको अधिकार है, पूरी दुनिया में स्पिन डॉक्टर्स और स्ट्रेटेजिस्ट रखते नेता, पर इनका खर्चा किस हिस्से से निकल के जाएगा, क्या ये कभी क्लियर करेंगी पार्टीज? पार्टी बताएंगी, मैं कैसे? मेघवाल साहब आप बताइए। अभिज्ञान जी, मैं बताऊं क्या अभिज्ञान जी थोड़ा सा? हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। देखिए, तो चौकर साहब जो बता रहे थे, मैं उस सिस्टम को एक बता देता हूं। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कार्यालय होता है, हाँ, इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, एसडीएम हो गया, तहसीलदार हो गया, वहां सब जगह कोई डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना हुआ है, तहसील इंफॉर्मेशन बना हुआ है, कोई नीचे भी कोई इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना हुआ है, इसकी अपील यहां होगी, इसकी अपील होगी। पॉलिटिकल पार्टी में कौन आदमी इसकी इंफॉर्मेशन देगा और नहीं देगा तो क्या कार्रवाई होगी? मैं यही कह रहा हूं, फंक्शनल कैसे वो कोई सूचना दें, तो हम तो इसके लिए तैयार हैं। मैं भी, जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग थी जिसमें ये विषय आया था, मैंने इसकी वकालत की थी, लेकिन उस सबने कहा ये फंक्शनल नहीं हो सकता। ठीक है, फंक्शनल होने का कोई तरीका ढूंढ लें। हाँ? हम कोई डिबेट करके इस विषय पे पहुंच जाए कि ये ऐसे फंक्शनल हो सकता है, तो हम तो तैयार हैं इसको लागू करने के। अगर आरटीआई के दायरे में आने की बात है मेघवाल साहब, फिर मैं चोकर साहब से बोलूंगा जवाब दे, तो कुछ पॉइंट्स पर भी आ सकते हैं, पूर्णतः अगर नहीं आए कम से कम कुछ पॉइंट पे भी, कम से कम इसमें जो सबसे बड़ा मसला है फंडिंग का लेकर, उस पॉइंट पर आए। लोग यही जानना चाहते हैं ना, पैसे का हिसाब किताब। देश में कोई इतना बड़ा मूर्ख नहीं है, इस देश की जनता को हमेशा दिल से सलाम। तो वो ऐसे नहीं, इतनी मूर्ख वो नहीं होगी कि वो सोचेगी कि अरे ये तो फला पार्टी को पैसे दे रहे हैं या फला पार्टी को फंड कर रहे हैं, इस इंटरेस्ट के साथ नहीं कि कल को वो पावर में आ जाए और उनका ध्यान रखे या उनका लाभ कराए। ऐसा नहीं होता सर, लोग समझते हैं इस बात को। चोकर साहब देखिए, मेघवाल साहब खुद ही कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर में, तहसीलदार के दफ्तर में एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। हाँ। सीआईसी के ऑर्डर में तो लिखा हुआ है, हाँ, कि पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना इंफॉर्मेशन अफसर नियुक्त करें। पॉलिटिकल पार्टियां सचिव नियुक्त करती हैं, प्रधान नियुक्त करती हैं, स्पोक्स पर्सन नियुक्त करती हैं, दुनिया भर के कार्यभारी नियुक्त करती हैं। एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी नियुक्त कर दे, उसमें क्या है? या किसी एक अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको ये जिम्मेदारी दे दें, भाई आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। इतना बड़ा कारखाना है जहां करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वहां एक आदमी को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम नहीं दिया जा सकता। ये तो मुझे तो नहीं समझ में आता, क्यों नहीं? जो मेघवाल जी, पॉइंट तो बड़ा सरल है कि आप एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। एक आदमी का नहीं है विषय साहब, हाँ। एक आदमी का विषय नहीं है। 6-7 लाख के करीब जिले हैं, फिर उसमें मंडल है, फिर मंडल के नीचे भी जिला इकाई है, नहीं वो हमारी बूथ इकाई है। एक आदमी का सिस्टम नहीं। अगर आप, मैं यही कह रहा हूं, इसमें बहुत अच्छी डिबेट होनी चाहिए और लंबी डिबेट करके कोई हमें बताए कि ये ऐसे फंक्शनल हो सकता है। जगदीप चोकर जी कह रहे हैं आप एक आदमी इतने लोगों को, इतना अभी तो पॉलिटिकल लोग काम करते हैं, उनको कोई पेमेंट नहीं करता। इसमें हाँ। जिनको लगाएंगे क्या पेमेंट करना पड़ेगा या कैसे करना पड़ेगा, यही हम समझना चाह रहे हैं। नहीं, पर पैसे की अगर कोई एक मिनट मेघवाल जी, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे पैसे की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के पास कमी नजर आ रही है। पैसे की स्ट्रक्चर बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई कमी नहीं है सर। ये देखिए, आप स्ट्रक्चर बनाने को तो कह रहा हूं, एक मिनट कोई भी कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक जो नेशनल पार्टीज हैं वो लीड कर सकती है अगर वो स्ट्रक्चर बनाने को तैयार है। पैसे के खर्च में उस स्ट्रक्चर को तनख्वाह देने की सर, सुनिए ना सर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इन आंकड़ों से कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। पर क्या पॉलिटिकल विल है पॉलिटिकल पार्टीज में आरटीआई के तहत आने की? प्रश्न यह है मेघवाल जी।
क्या अब मैं पॉलिटिकल बोलूं विल क्या? है पॉलिटिकल पार्टीज में? मैं बोलूं क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। मैं बताऊं क्या? मैं जवाब दूं? हाँ अभी ज्ञान जी, मैं यही आपको कह रहा हूं हाँ। कि लॉ एंड जस्टिस कमेटी में जब ये मसला आया तो हमने वकालत की थी इसकी, लेकिन बार बार हमने बहुत से लोगों की विटनेस ली, लेकिन सबने काफी अधिकतर लोगों ने कहा कि फंक्शनल नहीं होगा। फंक्शनल होने वाली विषय आ जाए ना तो हम तैयार हैं इसको फंक्शन करने के लिए साहब। कैसे फंक्शन होगा, कौन करेगा, कैसे आंकड़े आएंगे, कैसे अपील होगी, यही हम पूछना चाह रहे हैं। कितने लोग, 7 लाख तो आपके गांव हो गए, उसके बाद कितने इकाइयां होगी, कैसे? ये अगर होता है तो ठीक है, लेकिन मैं आपके सुझाव से सहमत हूं कि इसको पार्शियली किसी न किसी स्टेज पे लागू करना शुरू करना चाहिए। इस सुझाव से मैं सहमत हूं आपका। नहीं, मेघवाल साहब, मुझे बस इतनी सी इस सुझाव से सहमत हूं कि पार्शियली कहीं न कहीं इसको किसी न किसी स्टेज पे लागू करना चाहिए। हाँ, मेघवाल साहब, इतनी सी बात मुझे बता दीजिए, अगर मैं एक जर्नलिस्ट नहीं, एक हिंदुस्तान के नागरिक के अधिकार से जानना चाहता हूं कि ये 54%, 54%, 50% से ज्यादा लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रहे हैं, ये अननोन सोर्स से आ रहा है, जिस सूत्र की जानकारी नहीं है किसी को। अगर मैं ये जानना चाहूं कि ये कौन है, ये किसका पैसा है, ये कहां से आ रहा है, तो बताइए फिर मैं कैसे जानूं? मैं तो कभी नहीं जानूंगा, मैं तो कभी जान ही नहीं पाऊंगा। और इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर गलत लोग अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रहे हैं, किसी भी पार्टी को, तो वो उन पार्टीज के नेताओं से, सिस्टम से, सरकारों से प्रोटेक्टेड है, उनको बचाव मिल रहा है, उनको संरक्षण मिल रहा है। अगर इस तरह के लोग हैं जो अपना सोर्स नहीं बताना चाहते। मैं बताऊं क्या इसमें? हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने पहले बताया कि अज्ञात सोर्स का पहले 75 से 80% था, जिसको घट करके 54 और 54% भी बड़ा है, बड़ा ये परसेंटेज है। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि इलेक्शन रिफॉर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है, और हम, हो सकता है कि आने वाले समय में जब भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठकें होती है, उसमें भी ये विषय आता है कि इलेक्शन रिफॉर्म को हमें टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो मैं समझता हूं